Good morning, everyone. I'm sharing my screen. चलिए, तो आज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर 11 है, 11th लेक्चर है और राइटली सेइंग कि आज हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज इस चैप्टर को हम पूरी तरह खत्म करेंगे आज। ठीक है, अब इस चैप्टर में आज हमारा क्या होगा। सबसे पहले लास्ट क्लास में ये मैंने शेयर भी किया था आपको। लास्ट क्लास में लास्ट क्लास का रिकॉल करेंगे। कुछ हीट कॉन्टेस्ट, फील द हीट कॉन्टेस्ट करेंगे। सारे क्वेश्चंस, मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस कुछ करेंगे। चैप्टर तो खत्म हो ही चुका है, कोई टॉपिक तो बचा नहीं है। जो बचा वो मैग्नेटिज्म मैटर में होता है। और लास्ट में कहूट टेस्ट करेंगे और ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये सेकंड वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पूरी तरीके से चैप्टर को रिवाइज करके एंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिकॉल कॉन्सेप्ट। लास्ट डे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक बार रिकॉल करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। तो क्या है कॉन्सेप्ट? सबसे पहले हमारा लास्ट डे का टॉपिक था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ क्लोज्ड लूप व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम बात कर रहे थे कि एक करंट कैरिंग लूप को अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या लगता है, उसमें टॉर्क लगता है। कैसे टॉर्क लगता है? तो एक बात की हमें बिल्कुल ही क्लैरिटी है। वो क्लैरिटी क्या है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द क्लोज करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। नेट फोर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है और नेट फोर्स हर हाल में क्या होता है, उस लूप पे जीरो होता है। तो नेट फोर्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नेट फोर्स तो हमेशा करंट कैरिंग लूप पे क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जब बात हम लोग करते हैं टॉर्क की, ठीक है, तो करंट कैरिंग वायर कॉइल जो होगा वो सब कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। कितना करेगा उसमें हम आएंगे। यानी एक बात तय है कि ध्यान दो शुभम, अनम्यूट रहेगा क्या? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आपको टॉर्क के लिए। तो फोर्स तो जीरो होगा, नेट फोर्स। किसी भी तरीके से किसी भी एंगल पे क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उस पे नेट फोर्स जीरो लगेगा, लेकिन उस पे टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। और वो टॉर्क कितना होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग जल्दी से अपने लास्ट डे का डेरिवेशन देखते हैं। तो याद होगा सबको, मैंने बहुत शॉर्ट में डेरिवेशन लिखाने के लिए प्लान किया। तो हमने देखा था कि 4 वायर्स हैं। ये हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया जिसका एरिया जो है, जिसका कह सकते हैं कि जिसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, और ये क्या है, बी है। दोनों के बीच एंगल थीटा है। एरिया वेक्टर का मतलब कह सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। क्लियर है? ये इनके बीच एंगल क्या है, थीटा है। हमने इसको अलाइन कर दिया। हमने देखा इसके चारों वायर्स पे फोर्स लगेंगे। तो इस वायर पे क्या लगेगा, एक ऐसे लगेगा तो दूसरा क्या होगा, ऐसे लगेगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट फोर्स इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इसके वजह से भी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और इसके वजह से भी एक ऊपर से फोर्स लगेगा। मान लेते हैं ये साइड अगर ए है और ये साइड अगर बी है। क्लियर है? तो हम जानते हैं कि फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा आई करंट इंटू ए इंटू मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये फोर्स लगेगा। और यहां भी सेम फोर्स, अगर मैं बोलूं कि जो फोर्स यहां पे लगेगा F1, वही फोर्स क्या लगेगा, F2। F इक्वल्स टू क्या है, F1 इक्वल्स टू F2। लेकिन दो फोर्सेस लग तो रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ये फोर्स इस लाइन में लग रहा है और ये फोर्स इस लाइन में लग रहा है। इस तरह केस हो, जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स अगर डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में लगते हैं, इसको कहते हैं फोर्स कपल कहते हैं हम लोग। फोर्स कपल याद होगा, आपको पढ़ा होगा। ये फोर्स कपल क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्टिंग इन डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन में वर्क कर रहा है। तो दोनों क्या करेगा, कॉइल को रोटेट कर देगा। ये वाला कैसे रोटेट करेगा, कुछ ऐसे, और ये वाला कैसे रोटेट करेगा, कुछ ऐसे। तो कॉइल पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा। अब सवाल है कितना। तो हमने इसके लिए टॉर्क निकालने का सोचा। मिली आपने पूछा था कि सर टॉर्क बता दीजिए एक बार कैसे टॉर्क निकालते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि कोई पॉइंट है O, मान लेते हैं कोई पॉइंट है O, और इस O पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालना चाहते हैं। ये अपना फोर्स मान लेते हैं F1 है और ये अपना फोर्स क्या है, F2 है। क्लियर है? F1 है और F2 है। तो मैं क्या करूंगा, टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क अगर मेरे को निकालना हो तो क्या होता है, R क्रॉस F। क्लियर है? अगर मैं टॉर्क के अबाउट O निकालूं तो सिंपल, मेरे पास दो फोर्सेस हैं, तो दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा, τ1 प्लस τ2। याद रखिए O पॉइंट के अबाउट हम दोनों फोर्सेस की वजह से निकाल रहे हैं। तो τ1 जो होगा, यानी फोर्स 1 की वजह से वो पक्के तौर पे क्या होगा, जीरो, क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है।
इस फोर्स के लिए मेरा R1 कितना है 0। क्लियर है? टाउ 2 की बात करते हैं। टाउ 2 क्या होगा? तो R इंटू एफ इंटू साइन थीटा, R इंटू एफ इंटू साइन थीटा। सबके मन में एक सवाल आता है, थीटा क्या है? थीटा क्या होगा? थीटा होता है R वेक्टर और F वेक्टर के बीच का एंगल। अब गौर से देखते हैं, ये आपका R वेक्टर है और ये आपका F वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाता है? 180 माइनस थीटा। लास्ट क्लास में बताया था 180 माइनस थीटा। तो क्या फॉर्मूला बन गया? टाउ 2 इक्वल्स टू R। R कितना है अपना? B। फोर्स कितना है अपना? IAB इंटू साइन 180 माइनस थीटा। एग्जाम में आप थीटा भी लिखोगे तो आपका गलत नहीं होता है, क्योंकि आपका फॉर्मूला वाइज साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा क्या सेम ही है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा। क्लियर है? तो अब अपने पास फॉर्मूला टाउ 2 का कितना आ गया? टाउ 2 का आ गया अपने पास IAB इंटू B इंटू साइन 180 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा। ये फॉर्मूला कितना बन गया? IAB साइन थीटा। अगर एक टर्न की बात कर रहे हो तो, अगर n टर्न्स की बात कर रहे हो तो यही टाउ 2 कितना हो जाएगा? यही टाउ 2 हो जाएगा IAB n साइन थीटा। n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग बीना साइन थीटा। टॉर्क क्या कहते हैं? बीना साइन थीटा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टॉर्क, नेट टॉर्क का वैल्यू होता है बीना साइन थीटा। सबको क्लियर है क्या? क्या ये रिकॉल सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट? थैंक्स रेखा। बाकी लोग, क्या ये सबको टॉपिक क्लियर है? मैं रिकॉल करवा रहा हूँ टॉर्क को। क्लियर है? उनके लिए खासकर जिन्होंने टॉर्क, जिनको टॉर्क में दिक्कत आई थी थोड़ी सी। ठीक है, अगला है पोटेंशियल जी। मैं उतना डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना है? माइनस m डॉट बी। क्लियर है? यहाँ पे टॉर्क क्या था? यहाँ पे टॉर्क था m क्रॉस b था, m क्रॉस b। क्लियर है? m क्रॉस b। यहाँ पे पोटेंशियल जी क्या होगा? माइनस m डॉट बी। अगर कोई बात करता है पोटेंशियल जी मिनिमम कब होगा, तो याद रखिएगा मिनिमम होता है थीटा इक्वल्स टू 0 पे। थीटा इक्वल 0 पे u मिनिमम का वैल्यू कितना हो जाता है? u मिनिमम का वैल्यू हो जाता है माइनस mb। क्लियर है? और u मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं? मैक्सिमम के लिए करते हैं थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। u मैक्स इक्वल्स टू कितना होता है? माइनस mb cos 180, जिसका वैल्यू होता है प्लस mb। याद रखिएगा कि u मिनिमम का जो केस होता है उसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको कहते हैं हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम याद रखना, बस इतना ही। खैर, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। याद करिए गैल्वेनोमीटर में हम क्वेश्चन कर रहे थे, गैल्वेनोमीटर का टॉपिक पढ़ रहे थे। सबको एक बार देख लो जल्दी से, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन और रखी, तो इन दोनों का रिकॉल मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबको क्लियर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ये सेटअप याद रखना, इससे आसान डायग्राम एग्जाम में नहीं बना सकते हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जानबूझ के ये बता रहा हूँ कि यही बनाना। एक लिखना, दो डायग्राम बनाना। एक लिखना आपको फ्रंट व्यू, और ये लिखना टॉप व्यू। ये डायग्राम बहुत ही क्रूशियल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में बनना चाहिए। सिंपल सा याद रखिएगा, मैग्नेट दिख रहा है, मैग्नेट के बीच हमने एक सिलेंडर लिया और सिलेंडर पे कॉइल को बांध दिया बीच से। वो कॉइल कैसा बंधेगा? रेक्टेंगुलर कॉइल बनेगा। ठीक है, सिंपल देखो ना, डायमीटर के क्रॉस बांधा, ऐसे ऐसे करके सिलेंडर पे एक तार बांध, एक तार को या एक वायर को आप फोल्ड करके देखना, आप देखोगे उसमें कि वो आपको एक रेक्टेंगुलर कॉइल दिखता है। क्लियर? लगा दिया हमने, नीचे से स्प्रिंग लगा दिया, ऊपर से फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगा दिया। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका टॉर्सनल कांस्टेंट ऐसा होता है कि वो कॉइल को बेंड एक सर्टेन अमाउंट में ही बेंड करता है, ट्विस्ट होने देगा। क्लियर? और ऊपर में ट्विस्ट को मेजर करने के लिए हमने एक लगा दिया लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। ठीक है, अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कोई अगर पूछता है व्हाई डू वी यूज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के यूज करने की वजह से कॉइल रोटेट करने के बाद किसी भी डायरेक्शन में हो, कॉइल मान लीजिए ऐसे आ चुका हो, लेकिन हर केस में फील्ड उसका कैसा रहेगा? अलोंग द कॉइल होगा। अलोंग द कॉइल का मतलब कि कॉइल का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा।
और उसका फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे, तो हमेशा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी ये यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, हमेशा बी और ए के बीच, यानी बी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। याद रखिएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक, एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। पर्पस ऑफ यूजिंग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म टॉर्क इन द कॉइल। कितना भी थीटा घूम जाए टॉर्क का वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो कितना होगा, टॉर्क होगा बीना साइन थीटा। क्लियर है? देखते हैं देखते हैं। तो अब जल्दी से फॉर्मूला कंस्ट्रक्शन देख लिया हमने, वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, तो टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा, टॉर्क का हमने फॉर्मूला पढ़ा बीना साइन थीटा। ठीक है, लेकिन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ही छोटा होता है और वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। ये शायद मैं लास्ट डे बताना लिखना भूल गया था। तो टॉर्क की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है, बीना थीटा। क्लियर? टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, बीना थीटा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कॉइल को करंट पास करता है कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या लगता है, उसमें टॉर्क लगता है, लेकिन बदले में उसको, ये तो आपका एक्सटर्नल टॉर्क है, लेकिन इस कॉइल को रोटेट होने से रोकता कौन है, वो वायर रोकने की कोशिश करता है। और वायर क्या करता है, एक ऑपोजिट टॉर्क लगाता है जो चाहता है कि वो क्या करे, ना रोटेट करे। इसको कहते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्विस्ट के, जितना ज्यादा ट्विस्ट करोगे उतना ही ज्यादा ये होगा। क्लियर है? क्लियर? बिना सॉरी मैं यहाँ पे भूल गया, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। टॉर्क में बिना साइन थीटा था, ठीक है, यहाँ पे सॉरी थीटा कितना था, यहाँ पे थीटा था 90 डिग्री। ठीक है, थीटा यहाँ पे स्मॉल नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कौन से एंगल की, ये ट्विस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थीटा बिटवीन बी एंड ए की बात कर रहे हैं। तो ये थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, बीना। क्लियर है? मैं मिस कर गया, थीटा 2 है, याद रखिएगा, ये एम और बी के बीच में है, और यहाँ पे हम थीटा ट्विस्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये थीटा क्या है, ट्विस्ट। ठीक है, जो कॉइल घूमा है। क्लियर है? अब आगे आते हैं, तो रिस्टोरिंग टॉर्क की डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है इक्वल्स टू होता है सी थीटा। सी होता है टॉर्सनल कांस्टेंट। क्लियर है? सी इज टॉर्सनल कांस्टेंट। अब दोनों एक्सटर्नल, जब एक्सटर्नल टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, तो उसी वक्त हम कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा और उसके बाद रोटेट नहीं करेगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, जब आपका एक्सटर्नल टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो जाए, तो कितना हो जाएगा, बीना इक्वल्स टू सी थीटा। क्लियर है? इस वक्त कहते हैं, फॉर एग्जांपल होता है ना कि 30 डिग्री के लिए इतना डिफ्लेक्शन है, सॉरी 30 एम्पियर के लिए इतना डिफ्लेक्शन है, 60 एम्पियर के लिए अलग डिफ्लेक्शन है, तो 30 एम्पियर के लिए एक थीटा मिलेगा, तो 60 एम्पियर के लिए अलग थीटा मिलेगा। क्लियर है? तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि फाइनली आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, और वी कैन से थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बहुत राइटली सेड है, जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होगा। क्लियर है? सिंपल सी बात है, एक गैल्वेनोमीटर में जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ही ज्यादा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। और बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि हायर द करंट हायर द डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब कंक्लूजन मेरा क्या आया, कंक्लूजन मेरा आया सबसे पहला रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के कि यूनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करना, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन कि लार्जर द करंट इन गैल्वेनोमीटर लार्जर द डिफ्लेक्शन। क्लियर है? ये दो चीजें क्रूशियल हैं जो इसे हम कंक्लूड कर सकते हैं और इस टॉपिक को एंड कर सकते हैं। खैर, वन लास्ट थिंग, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की जब बात करते हैं हम लोग, तो करंट सेंसिटिविटी हमने सिंपल क्या कहा था, थीटा अपॉन आई। ठीक है, थीटा अपॉन आई। क्लियर? देखते हैं थीटा अपॉन आई, हमने देखा था, रिलेशनशिप देख लेते हैं। थीटा अपॉन आई कितना होगा, इससे थीटा अपॉन आई की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी एन ए बाई सी हो जाएगा, बी एन ए बाई सी। ये क्वेश्चन बहुत आता है इस पार्ट से कि बताओ कि कब होगा सी, या बोले तो आपने के लिखा है शुभांगी, सेम चीज है, सी बोले तो टॉर्सनल कांस्टेंट, हम इसको सी भी लिख सकते हैं और के भी लिख सकते हैं। अगला है थीटा अपॉन वी। थीटा अपॉन वी ये क्या होता है, ये तो क्या, थीटा अपॉन आई इंटू आर है। ये मैं कह सकता हूँ सिंपल करंट सेंसिटिविटी अपॉन आर, इसको लिखते हैं हम लोग बी एन ए बाई सी आर। याद रखिएगा ये जो आर यूज कर रहे हैं ना, यही है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर।
इसको हम लोग बाद में जाके जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा। आर बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और यही आर बाद में जाकर के कॉइल का रेजिस्टेंस को हम लोग जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जब इसको एम मीटर और वोल्ट मीटर में हम यूज करते हैं। बोलिए, सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन में जंप करेंगे। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द चैप्टर, ठीक है। अगर किसी को कुछ लगता है कि छूट गया है, मैं एक काम करता हूं, मैं जल्दी से आपको एनसीईआरटी शेयर कर देता हूं। इट विल बी मच इजियर आपको दिखाने के लिए। मैं 2-3 मिनट लूंगा एनसीईआरटी शेयर करके कि हमने एनसीईआरटी में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं या नहीं किया है, ठीक है, और एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए, कहूँ तो होगा, ठीक है। खैर, लास्ट में मैं एक काम करता हूं, मैं आई विल टेक 30 सेकंड्स टाइम और आपको एनसीईआरटी बुक दिखाता हूं, एनसीईआरटी में चैप्टर में कितना कवर किया है। मैं शेयर कर रहा हूं, सब लोग इसको देखिए। चैप्टर में हमारा कुछ बचा है क्या? ठीक है, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, चैप्टर को। सबसे पहले मूविंग चार्ज, सबसे पहले था क्या अपना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में था। मैग्नेटिक फोर्स हमने पूरा पढ़ लिया था। मैग्नेटिक फील्ड था, लॉरेंज फोर्स था हमारा। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर था, आइडियल क्रॉस बी पे, ठीक है, ये हमारा क्लियर है पूरी तरीके से। इसके बाद आते हैं मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, हमने हेलिकल शेप, सर्कुलर शेप हमने पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद अपने पास है वेलोसिटी सेलेक्टर, ये भी हमने पढ़ लिया, v इक्वल्स टू ई बाई बी। साइक्लोट्रॉन भी हमने पढ़ लिया है पूरा, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, बायट-सैवर्ट लॉ है ये, आई थिंक ये भी हमने पूरा पढ़ लिया है। आप गौर से देखो तो हमारा ऑर्डर बिल्कुल सेम नहीं होगा, लेकिन हाँ, टॉपिक सारे कवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, ये डेरिवेशन ने कर लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके लिए, ठीक है। सर्कुलर कॉइल की वजह से फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होते हैं, 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसके बाद आता है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ लिया, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ हमने पढ़ लिया है, स्टेटमेंट वगैरह सब। इसका थ्योरी जरूर पढ़ना है, इसका थ्योरी एक बार जरूर पढ़ना है। एम्पियर सर्किटल लॉ थोड़ा इंपॉर्टेंट, क्लियर है? ये गौर से देखिए, ये एक डेरिवेशन, ये एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का हमने डेरिवेशन के फॉर्म में किया है। सिलेंडर के अंदर, सॉलिड सिलेंडर के अंदर कैसे हम लोग आर डिस्टेंस पे निकालेंगे, याद करिए, ग्राफ बताया था इसका, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज, एम्पियर सर्किटल लॉ में मैंने 5 एप्लीकेशन बताए थे, उसमें से एक ये भी है, क्लियर है? ये ग्राफ मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। इसके बाद सोलेनॉइड हमने कर लिया है। सोलेनॉइड का डेरिवेशन, 2 डेरिवेशन हमने किया है, एक है एम्पियर सर्किटल लॉ से भी और एक बायट-सैवर्ट लॉ से भी। अगला टोरॉइड है, टोरॉइड तो सिंपल है। लास्ट, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, और इसी में द एम्पियर लिखा है। द एम्पियर का मतलब 1 एम्पियर का डेफिनेशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 एम्पियर का डेफिनेशन, क्लियर है? इसके बाद अपन आते हैं, इसके बाद अपना टॉपिक आता है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग, जो अभी बात कर रहे थे, मैग्नेटिक डाइपोल यानी मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है। ये फिगर इतना कॉम्प्लेक्स बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं, जो मैंने फिगर बनाया है आपके स्लाइड में, वो जरूर उसको यूज करें, ठीक है। डेरिवेशन इतना मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी डेरिवेशन, खैर। इसके बाद हमने लास्ट मूवी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। एक याद रखिएगा, एक नाम आता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, सब लोग, ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्यों नहीं, क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट बाई एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, E/2m, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 8.8 × 10⁻10 कूलम पर केजी। नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये कह रहा हूँ, क्लियर है? नाम आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। लास्ट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गौर से देखिए, सेम चीज है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंडर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन कोर का लेते हैं, याद रखिएगा। सिलेंडर इज यूज, जो सिलेंडर यूज करते हैं, दैट इज अ सॉफ्ट आयरन कोर, क्लियर है? इसके बाद BNA/C, ठीक है, हमने यही चीज निकाला है, ठीक है। सिंपल देख लीजिएगा, सबसे एक क्वेश्चन आता है कि ऑन विच फैक्टर्स करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी डिपेंड्स, और आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास चैप्टर में कुछ नहीं बचा है, क्यों ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। प्रगति चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कौन से हैं, मैं बता देता हूँ, एक साथ बता दूंगा लिख करके, ठीक है। चलिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि क्या टॉपिक है, चैप्टर है, पूरा खत्म हो चुका है हमारा,
अब आते हैं पे फिर से क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो ही मजा आएगा इस टॉपिक में। तो अभी एक कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देता हूं, और क्वेश्चंस ऐसे जो आपको हर जगह काम आएंगे। देखते हैं। फील द हीट, ठीक है। पढ़ तो लिया, लेकिन उसका क्वेश्चन भी तो करना जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं सब लोग। मैं बिल्कुल टाइम नहीं दूंगा इन सब क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन है सब, ठीक है। आपको हार्डली 1 मिनट टाइम दूंगा, मिलेगा आपको। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। मुझे सब कुछ ध्यान से आंसर क्वेश्चन पढ़ते हुए दिखना चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 30 सेकंड लगेगा पढ़ने में, 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। 10 सेकंड में ज्यादा ही बोल रहा हूँ। जो टॉपिक पढ़ा है बस उसका रिवीजन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, नेक्स्ट वीक में 3 क्लासेस है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पूरा खत्म हो जाएगा। चलो मैंने पोल लॉन्च ही नहीं किया जाता। टेंसो सिंह 1, टेंसो देखते हैं ना जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छे। काफी लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। Four people have already replied. Last 15 सेकंड बच्चों। लास्ट 5 सेकंड्स। चलो 50% ऑलमोस्ट पीपल हैव ऑलरेडी रिप्लाइड। मैं आपका रिस्पॉन्स शो करता हूँ, ठीक है। टाइम तो ओवर हो चुका है, ठीक है। 50 लोग, 50% लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया था। मैं रिजल्ट शो कर रहा हूँ। मेजॉरिटी सेइंग कि इसका आंसर ए होगा। मेजॉरिटी से, ठीक है। मेजॉरिटी सेइंग इसका ए होगा आंसर। देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग प्रत्युष, गुड मॉर्निंग। फाइन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें तो लूप ऑफ एरिया एस है, एरिया दिया गया ए की जगह एस दे दिया गया, एन टर्न्स है, ठीक है, करंट आई है, एंड यूनिफॉर्म बी इन इट्स प्लेन। अगर मैं कह रहा हूं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसके प्लेन में है, इसका साफ मतलब है कि एरिया इसके ठीक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, बीना साइन थीटा। टॉर्क इक्वल्स टू होता है बीना साइन थीटा। बीना साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री है, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। बी तो सेम ही है, आई अपना है ही, एन एन तो है ही अपना, और एरिया की जगह एस यूज कर दिया गया। तो अगर कोई पूछेगा कि बी कितना होगा तो क्या लिखूंगा, टॉर्क बाई क्या हो जाएगा, टॉर्क अपॉन बी की जगह आई एन और एस। क्लियर है क्या? क्या सबको 1 आ रहा था? मेजॉरिटी लोगों ने इसका आंसर 1 दिया है। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? एवरीवन, सबको आया क्या? अच्छा, ये क्वेश्चन क्वेश्चन कैसा आया है? ये बेकार क्वेश्चन है क्या? फालतू क्वेश्चन है? तो ये तो फालतू क्वेश्चन है तो प्रॉपर, ये तो बड़े आराम से बन गया आपका। ये इस साल का जेई का क्वेश्चन है। ये इस साल जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैं तो बाहर से नहीं दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन। ये इस साल जेई 2020 जिसकी तैयारी आप करते हो, जेई 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। घटिया क्वेश्चन नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। और मुझे दिखा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक और बहुत ही अच्छा था। इसका साफ मतलब है कि क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। इस साल जेई में आया है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर लेके आओ, ठीक है। बढ़िया, चलो एक क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलो देखते हैं। ये हमारा जेई इस बार का, ये 4 तारीख को आया, यानी आई थिंक कल आया ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं सब लोग,
ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो सब लोग, सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। और मैं पोल इसके लिए भी लॉन्च कर रहा हूं, मुझे पता है कि हर कोई थोड़ा पेशेंस दिखा के क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। लैप नहीं लिखा हुआ है, पूरे लूप का कह रहा है, पूरे लूप का लिख रहा है, पूरे लूप का लिखा है, पूरे लूप का लिखा हुआ है। मैग्नेटिक मोमेंट बताना है, बताओ फॉर्मूला जानते हो मैग्नेटिक मोमेंट का ना? अब ज्यादा मत सोचें, अब ज्यादा मत सोचें इसके लिए, अब सिर्फ ये सोचें कि इसमें आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है पूरे लूप का। थोड़ा टाइम दो, क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप, फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक मोमेंट का? NI है। ठीक है शुभांगी, देखते हैं। स्टिल आई वांटेड कि रिप्लाई बहुत और लोगों का आना चाहिए जल्दी से। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो फॉर्मूला NI ये जानते हो, N तो है ही नहीं कुछ। वेरी गुड, बहुत जल्दी, बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। जस्ट वेटिंग फॉर मोर। ये सब क्वेश्चन बोर्ड्स में ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, और 1 मार्क्स में बोर्ड्स में ये सब क्वेश्चन आता है। ये आपके बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन है इन सब क्वेश्चंस का। 24 लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया है। स्टिल सब लोग, एक थॉट प्रोसेस जागना चाहिए आपको। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, एन नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है ना। I इंटू ए, आई इंटू एरिया कितना होगा किसी भी लूप का? ए बी। तो आपको मैग्नीट्यूड में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम सारा खेल डायरेक्शंस का है। डायरेक्शंस लेना जानते हो तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने हाथों को करंट का अलोंग रखना है लूप में। आपको थंब आपको अपने आप डायरेक्शन बता देगा दोनों लूप की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट का। आपको अपने हाथों को सिर्फ और सिर्फ करंट के अलोंग रखना है। पेन नहीं उठाना बहुत ज्यादा, सिर्फ हाथ को करंट के अलोंग रखिए आप। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है उसमें अगर हाथों को अगर आप रखते हैं हाथों को करंट के अलोंग, तो थंब डाउनवर्ड शो करेगा। तो इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाना चाहिए? आई ए बी माइनस जे कैप, माइनस वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हाथ ऐसे देखो ना, करंट को ऐसे रखो, थंब क्या शो करेगा? डाउनवर्ड। सब लोग थोड़ी बात, काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड कर भी दिया है। वेरी गुड। स्टिल आप लोग खुद से रिस्पॉन्ड करो, मैंने भी बताया नहीं है। ठीक है, ऊपर वाले को देखते हैं, ऊपर वाले में भी देखते हैं। सबसे पहले सब हाथों को घुमाते हैं करंट के अलोंग। ठीक है, तो ये माइनस एक्स के अलोंग है, माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो क्या हो जाएगा? माइनस आई ए बी आई कैप एक्स के अलोंग। टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तो दोनों लूप की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा। कौन सा होगा? चलो मैं पोल तो एंड कर रहा हूं, अब तो बता दिया आंसर। ठीक है, मैं पोल एंड कर रहा हूं, पोल का रिजल्ट भी शेयर कर रहा हूं। आप बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? अब दोनों लूप की वजह से सीधा सीधा मैग्नीट्यूड तो दिक्कत ही नहीं, जो दिक्कत है डायरेक्शन का था। मैंने बोला डायरेक्शन के लिए अपने हाथों को रखते हैं फील्ड के लंग। क्या सब लोग ये कहना चाहते हो इसका आंसर बी होगा? दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एक माइनस आई कैप है, दूसरा माइनस जे कैप है। तो चिका क्लियर है क्या? अगर सबको क्लियर है तो बड़े सिंपल वर्ड से बता रहा हूं, ये भी जो जेई 2020 का क्वेश्चन है,
JE 2020 क्लियर है? क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बेसिक्स आपको बस क्लियर होने चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट बेसिक सिंपल क्या होता है, ये नहीं पूछ रहा है कि कॉइल को कितने डिग्री पे रखेंगे, कितना रोटेट करेंगे। ठीक है संजना, फिर से मैं बता दे रहा हूं, संजना देखते हैं। मैंने बोला कि मैग्नीट्यूड तो आइए होता है, डायरेक्शन के लिए हम अपने हाथों को कुछ नहीं करते, करंट के लॉन्ग रखते हैं। हम जो होता है ये अपने आप क्या शो कर देता है, डायरेक्शन शो कर देता है। इस लूप में जो नीचे वाला हाथ एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, एक्स प्लेन पे रखा हुआ है, एक्स वाई प्लेन पे, एक्स प्लेन पे, उस पे हाथ रखते हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो थंब अपने आप क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड शो कर रहा है, माइनस जे कैप, एक्सिस का क्या, माइनस जे कैप। और सेम अगर ऐसे कॉइल की तरफ देखते हैं तो थंब क्या शो कर रहा है, इस साइड शो कर रहा है, क्या होगा, माइनस आई कैप। बोलिए क्लियर है क्या, बोलिए क्लियर है क्या संजना, सबको क्लियर है? और ये JE 2020 का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। क्लियर है? आई थिंक आई जस्ट होप कि ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे ना ये भी टॉर्क का क्वेश्चन है, मुझे इसका भी आंसर चाहिए आप लोगों से। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आवाज म्यूट रह गया, अच्छा म्यूट कर। सब लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं पोल को भी लॉन्च कर दे रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन है जिसपे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाए। टाइम ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमारे पास पहला आंसर आ भी चुका है। बार मैग्नेट एक्सपीरियंसेस टॉर्क, हर गिवन चीज का वैल्यू है, गिवन चीज को लिखो, बी दिया हुआ है, चाहिए क्या हमें, यस वी हैव गॉट, वेरी गुड, बढ़िया। और कई लोग यहाँ पे मूविंग चार्जेस कौन सा बी लें, बी तो 0.6 टेस्ला दिया हुआ है अनिकेत, बी 0.6 टेस्ला है। श्रेया सिंह 0.072, देखते हैं श्रेया। सो रिस्पॉन्स आपका आंसर सी है, सी आई थिंक किसी का नहीं आया अभी तक तो। ठीक है, एक बार मैं फिर पहले ही बता देता हूँ, ये भी इस JE 2020 का ही क्वेश्चन है, इस साल का ही आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन में से है। ठीक है, 0.018, सर ऊपर के डेटा में 0.06 दिया है। नहीं 0.06 टेस्ला होगा, बिल्कुल प्रगति, ये 0.06 टेस्ला होगा, इन लोगों ने कॉपी करने में गलती किया। खैर जो भी हो, उस डेटा की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। क्वेश्चन का गिवन डेटा मैं बस लिख रहा हूं अभी, आप टॉर्क लिख रहा हूं 0.018, ठीक है? टॉर्क दिया हुआ है अपने पास, टॉर्क होता क्या है, एम, याद रखिए बार मैग्नेट में मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम बी साइन 30 इक्वल्स टू 0.018,
तो एम बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम बी इंटू कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू 0.018। तो एम बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलिए क्लियर है क्या सब लोग? एम बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.036। क्लियर है क्या सब लोग? क्या पहले डेटा से हमें एमबी की वैल्यू आ गई? क्या एमबी निकाल सकते हो आप, कोई पूछेगा तो? सब लोग, अगर आपको एमबी टॉर्क का फॉर्मूला दिया हुआ है, टॉर्क होता है एमबी साइन थीटा, किसी भी बार मैग्नेट का एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट। ये अगले चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगले अगले चैप्टर में भी यही चीज पढ़ना पढ़ाऊंगा मैं, कि बार मैग्नेट में रखेंगे तो बार मैग्नेट का भी वही केस है, मैग्नेटिक मोमेंट ही लेना होगा हमें। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन रोटेटिंग फ्रॉम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। आपको भी पता है, आपको भी पता है थीटा 0 से लेके 180 की बात हो रही है। वर्क डन की जब बात हो रही है तो सिंपल हो रहा है एम बी cos 0 माइनस cos 180। सबको पता होना चाहिए बेसिक, अभी बताया कितना बेसिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है ये समझो। तो क्या होगा, एम बी कितना हो जाएगा cos 0 माइनस cos 180, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, यानी वर्क डन कितना होगा 2 इंटू एम बी। 2 इंटू एम बी कितना हो जाएगा 0. बिल्कुल सही श्रेया, क्लियर है क्या? कौन सा ऑप्शन हो रहा है, सी हो रहा है क्या सब लोग? सी होगा क्या? मैं बहुत सिंपल से पूछ रहा हूं, क्वेश्चन टफ था क्या? 0. एमबी टॉर्क का फॉर्मूला अपने को पता है, टॉर्क का फॉर्मूला अपने को पता है, एमबी साइन थीटा मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इजी है। ठीक है, लाइव टाइम या लाइव क्लास में शायद नहीं बन पा रहा हो, लेकिन क्वेश्चन का लेवल समझते हैं। एमबी साइन थीटा एमबी निकाल लिया आपने, एमबी आपने, आप एम निकाल लेते, ज्यादा दिमाग लगाते तो एम निकाल लेना, आप बी निकल जाएगा, फिर आप एम इंटू बी करोगे, क्लियर है? फिर आप एम इंटू बी करोगे, मिला जुला के क्या होगा cos 0 माइनस cos 180 करोगे, जो आपको निकालना है सिंपल तरीके से। फाइनल आंसर वुड बी सी। क्लियर है क्या? फाइनल आंसर वुड बी सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी इस साल का अभी का आया हुआ जेई 2020 का ही क्वेश्चन था। मैं सिर्फ आज वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इस साल आए हैं। और मैं इस साल आने का मतलब क्या है कि जेई और नीट दोनों का ट्रेंड देखो कि बोर्ड लेवल से भी नीचे के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में देना चाहिए, बोर्ड में भी दे सकता है ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं समझो कि बोर्ड में नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन। वैसा क्या है जो बोर्ड में नहीं दे सकता? ठीक है, अगर आप देखो मैं क्वेश्चन का एनालिसिस करूं तो इस क्वेश्चन में क्या दम था, कुछ भी दम नहीं था, ये भी बोर्ड में आ सकता है, और ये क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बोर्ड में भी नहीं दे सकता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का लेवल आप देखो, ये क्वेश्चन आया है इस बार जेई में, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो एंड यू कैन लाफ आउट। क्वेश्चन क्लियरली नहीं दिख रहा तो मेरे से पूछ लेना। अब इसमें आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उतना एक्सपेक्ट तो करते हैं हम लोग आपसे कि आप चैप्टर का रिवीजन किया 5 मिनट में, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा। नीट में आप समझ लो, ये क्वेश्चन का लेवल है, इसे 10% नीचे क्वेश्चन रहता है आप लोग का। ये सब क्वेश्चन आता है जेई में, आप लोग को थोड़ा ना मेहनत करवा देगा, कैलकुलेशन करवा देगा। और जेई वालों, ये क्वेश्चन ने इतना टाइम लेकर के ना क्वेश्चन के साथ अत्याचार किया है आपने, इसका मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही है। पिच का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, हेलिकल शेप, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है ये। मिली देखते हैं, मिली देखते हैं। ना इसमें सोचना है ना दिमाग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लगाना है इसमें। नहीं, शायद कैलकुलेशन का मिस्टेक है, चेक कर सकते हैं क्या? बट स्टिल मैं कह नहीं सकता, दूसरों के आंसर के बेसिस पे कह रहा हूँ आपको अभी तो। चलो लास्ट 30 सेकंड्स, सबके रिप्लाई आने चाहिए, बहुत टाइम दे दिया इस क्वेश्चन में।
देखते हैं शुभांगी, देखते हैं। पहले पिच का फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा। पिच का फॉर्मूला याद नहीं है तो सीरियस इश्यूज हैं। v cos theta into time period, v cos theta into 2 pi m upon qb, v cos theta into 2 pi m upon qb। चलिए, ये इतना स्लो रिस्पॉन्स आने का सिर्फ एक रीजन है कि आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है आप लोगों को। ये बहुत ही बुरा डिवीजन है एक तरीके से, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो। v cos थीटा, v अपने पास है 10 इंटू cos 60 1/2 2 pi m 1.6 into 10 to the power minus 27 kg by q 1.6 into 10 to the power minus 19 q b अपने पास कितना है, b है 2 into 10 to the power minus 3 19 3 22 10 to the power minus 5 cancel 5 into 2 pi into 10 to the power minus 5 I would say कितना आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। फाइव इंटू टू पाई, मेरे पास तो आ रहा है कुछ आंसर 10 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। कुछ गलती किया गया कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन गलत किया गया। वी कॉस इंटू टाइम पीरियड 2 पाई एम अपॉन क्यू भी सही है, 2 पाई एम लिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, अच्छा सॉरी नहीं सॉरी केजी में लिया है, ठीक है, इंटू बाई चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 2 मिली टेस्ला। अच्छा ये 2 का क्या किया, ठीक है सॉरी ये 2 को कैंसिल करेंगे ना, ये 2 कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो ये 2 कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 5, एक नीचे 2 रह गया था, तो 5 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 आया है। इसको और लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 50 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 यानी 50 पाई माइक्रोमीटर। क्लियर है क्या सबको, क्या सबको क्लियर है? हाँ दो नीचे, बिल्कुल सही आदित्य, बिल्कुल सही। आदित्य समझ में आया क्या क्वेश्चन, ये सबको आया समझ में क्या? पहली बार ये भी इस साल का जेई 2020 का ही क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं अगर आपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखे हुए हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन में दिमाग एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हर जेई का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। और ये तो फिर भी मैं मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म का बता रहा हूँ, इसमें तो लेवल फिर भी अच्छा है, बाकी टॉपिक्स का तो लेवल और भी बुरा है। जेई के पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको टाइम ले सकते हैं 2 मिनट से 3 मिनट ज्यादा, और किसी क्वेश्चन में जेई में दम नहीं था इस बार, ठीक है, बट स्टिल यू वोंट सी चेंज इन कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ में चेंज नहीं, बिकॉज हम अपने बेसिक से बहुत दूर हट चुके हैं, हम बेसिक से इतने दूर आ चुके हैं ना कि अब हमें बेसिक्स क्वेश्चन ही हमारे लिए एडवांस क्वेश्चन है। नहीं आदित्य, 3 तारीख और 4 तारीख 2-3 तारीख जितने भी पेपर्स हुए हैं मैं सबका एनालिसिस संडे कल दूंगा, सबका सारे पेपर का एनालिसिस एक साथ दूंगा, ठीक है। सो भी इजी क्वेश्चन कितना भी आ जाए मार्क्स नहीं बढ़ता है उससे, ठीक है, उनको पता है बात। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ी इज्जत दे सकता हूँ इस क्वेश्चन को, सब लोग उस क्वेश्चन को पढ़े, लेकिन जिसको समझ में आ गया वो एक लाइन में इसको सॉल्व कर लेगा। मैं आपको पूरे पेपर का एनालिसिस दूंगा, मैं मैथ्स के साथ में फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री का एनालिसिस दे सकता हूँ, मैथ्स का कोशिश करूंगा, फिजिक्स तो दूं पक्के तौर पे। कल 1 घंटे टाइम दूंगा सिर्फ पेपर के एनालिसिस पे, क्या जेई का ट्रेंड कहता है, आपको अपनी तैयारी को ट्रेंड के हिसाब से ले जाना पड़ेगा। कभी कभी हम ऐसी तैयारी करते हैं जिसका कोई रेलेवेंस नहीं बचता है। जितने लोग भी यहाँ पे देखो सीधा सीधा फाइंड एल है, ये एल लेंथ निकालने को कह रहा है,
मैंने सीधा सीधा कहूं, ये एल लेंथ निकालने को कह रहा है। जो क्वेश्चन जे इतने क्वेश्चन रिपीटेड कभी नहीं आए हैं जितना क्वेश्चन हु बहू आंसर याद वाला क्वेश्चन आ गया है इस बार। बड़े बड़े क्वेश्चन लेकिन सबको आंसर याद है, ऐसा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कहां से आ रहा है, किस टॉपिक से आ रहा है। ये जेई का वन ऑफ द रेयर क्वेश्चन है जिसको मैं बोर्ड्स में ना दे सकूं, बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं दे सकूं। इकलौता क्वेश्चन है जिसको बोर्ड्स में नहीं दूंगा मैं कभी। बाकी हर क्वेश्चन को बोर्ड्स में दिया जा सकता है, बोर्ड्स के सब्जेक्टिव एग्जाम पर। शुभांगी सही ऑप्शन, शुभांगी देख लेते हैं। लॉजिक अगर आ गया शुभांगी, आप लॉजिक दे देते हैं ना मुझे, तो मैं ज्यादा सीधे बता देता सही है गलत है। थोड़ा सोचो, ये चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करेगा आगे की तरफ, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वो पाथ का लेंथ कैसे निकलेगा। बिल्कुल से शिवानी, 100% करेक्ट, वेरी गुड। नो नीड टू हैव एनी मोर इंफॉर्मेशन, उससे ज्यादा बन चुका है क्वेश्चन। बिल्कुल सही शिवांगी, 100% करेक्ट। नहीं अनिकेत, प्रोजेक्टाइल नहीं अनिकेत, याद करिए मैग्नेट, अनिकेत हिंट कर रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल को एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हैं तो क्या होता है। आदित्य बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही आदित्य, ठीक है। अब इस लॉजिक में एक लाइन और ऐड कीजिए आदित्य, तब क्वेश्चन बन जाएगा आपसे पूरी तरीके से। हेलिकल पाथ में लेकिन क्या हिंट है, किस पार्ट से हमें क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल सही है प्रगति, आपका पहला पार्ट 50% क्वेश्चन समझ में आ चुका है। मेजॉरिटी लोग ये मान चुके हैं कि ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है। ओके मिली, देखते हैं। मुझे लगता है इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री एंगल पे, अभिषेक आप सर्कुलर मोशन कह रहे हो, तब होता है ना जब सीधे परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं। ये तो किसी एंगल पे थ्रो किया है, तो एंगल पे थ्रो करने पे अभिषेक सर्कुलर नहीं होगा, हेलिकल पाथ होता है। अदिति सिंह 1, देखते हैं अदिति, अदिति सिंह 1। मुझे स्टिल आप लोगों से लॉजिक को चाहिए। चलो अभी तक रिप्लाई 12 लोगों ने किया, 13 लोगों ने रिप्लाई किया है, 15, वेरी गुड। मुझे लगता है कि अगर आप लॉजिक आ गया आपको तो क्वेश्चन बन गया। आदित्य 100% करेक्ट, वेरी गुड। देखो ये हेलिकल पाथ तो फॉलो करेगा ही करेगा, सबको क्लियर ही है। कह रहा है कि इस साइड में कितना रिवॉल्यूशन के बाद बाहर निकल रहा है, 10। एक रिवॉल्यूशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सिंपल सी बात पूछ रहा हूं। एक रिवॉल्यूशन में मूव किए गए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या कहते हैं, ये बता दो, क्वेश्चन नहीं बताऊंगा आगे। ठीक है शिवानी, बढ़िया। प्रगति बिल्कुल सही, खत्म। सुरभि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पिच कहते हैं ना, अभी तो पढ़ा था। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड in 1 minute is sorry in 1 revolution is said to be pitch। तो पिच कितना हो गया, पिच कितना हो गया, पिच हो गया आपका सिंपल, आपका पिच हो गया v cos थीटा इंटू 2 पाई m अपॉन क्यूबी। क्लियर है, चलो। और आपको जो ये L डिस्टेंस क्या होगा, अगर आप L डिस्टेंस की बात करते हो तो L डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू 10 इंटू पिच, क्योंकि 10 रिवॉल्यूशन जा रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। बिल्कुल सही हर्ष, 100% करेक्ट, क्वेश्चन आप बन चुका है। ठीक है, 10 इंटू पिच, यही लॉजिक था क्वेश्चन, इतना ही लॉजिक था। अब यहाँ पे आपका दिमाग भले थोड़ा स्लो करे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, एग्जाम में देखो थोड़ा तो फास्ट चलता है वहां। 10 इंटू पिच,
वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा कितना है अपना, वी है वी कॉस 60 अपॉन 2 पाई m अपॉन क्यू बी। क्लियर है? वी कॉस 60 10 इंटू कितना हो जाएगा, v बाई 2 इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, आई थिंक v cos थीटा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सही है, you have done any calculation mistake that we have done? 10 into v cos theta, cos 60 की वैल्यू 1/2 लिया है, 2 पाई m mass of ठीक है, mass m by q into v by qb। ठीक है ना? ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है क्या, कितना आ रहा है क्या, ऑप्शन ही नहीं है। अनिकेत क्या दिया है, 2 दिया है अनिकेत, नहीं ठीक है, आपका 10 पाई वी एम अपन क्यू बी आ रहा है। नहीं देखो, ये जो क्वेश्चन आया ना बच्चों के आउटपुट से आता है। 4 से 2 दिया है, 4 2 दिया है। एक सेकंड, पार्टिकल्स वेजिटेबल वेलोसिटी फॉर अ पॉइंट ओ पार्टिकल में टेन कमिंग फाइंड, अच्छा सॉरी +2m +2m, अच्छा फाइंड l +2m दिया है क्या, चार्ज दिया है +2, नहीं चार्ज से कुछ नहीं होगा ना। ठीक है, सो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन आता है, ये बच्चे जो क्वेश्चन बताते हैं उसके हिसाब से आता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सब सीबीएसई ने एनटीए ने बिल्कुल सही दिया होगा। अभी भी क्लियर क्वेश्चन पेपर पूरे एग्जाम के बाद ही आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन इधर उधर हो सकता है, बट क्वेश्चन यही है 10 टाइम्स भी सारे, किसी भी इंस्टीट्यूट के अगर आप पेपर को उठा के देखते हो तो यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो 10 पाई ओवर क्यू, हो सकता है कि यहाँ कुछ मास और क्यू के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया हो। ठीक है, मास 2m है, अच्छा मास 2m दिया क्या, कॉमा दिया हुआ इसमें, खैर गलत है, चलो कितना हो जाएगा 20 पाई वी एम अपॉन क्यू बी। क्लियर है? मास क्या है, मास m नहीं है, बल्कि मास क्या है, मास की जगह m की जगह क्या है 2m है। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है क्या अनिकेत? मैं टू कॉमा दे दिया था, मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ी बहुत इधर उधर गलतियां दे सकता है पेपर में, एग्जैक्ट क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल यही है। ठीक है, अभी तो लेकिन सर ऑप्शन में तो m भी दिया है ना, ऑप्शन में तो m भी तो दिया है ना। कहाँ m दिया है, मेरा ऑप्शन अगर m होगा तो 10 पाई वी एम अपन क्यू बी होगा, 2m होगा तो 20 पाई तो 20 होगा, है ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन ना वो वेरीफाई होके आते हैं, क्वेश्चन एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, बहुत, क्योंकि अभी तो मात्र एक दिन पहले पेपर हुआ है। खैर चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, ज्यादा जरूरी है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बताओ इसकी क्या इज्जत है। तो 2020 जेई क्वेश्चन, हर पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म से, और दोनों क्वेश्चन इसी तरह के हैं कि आप बना सकते हो। अभी भी हर पेपर में मात्र 21 से 22 क्वेश्चन ही रिवेल हुए हैं। अभी भी कम से कम एक आध क्वेश्चन और आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का सब में से एक क्वेश्चन आया है, वो भी बहुत ईजी है। खैर मैं उसको लेके नहीं आ रहा हूँ अभी, कि जरूरी नहीं था। क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में अगर क्लैरिटी लैक कर रही है तो मैं वी लिख देता हूँ। और बी अपना है क्यू है अपना देखो भाई, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है इसको। और 8 क्वेश्चन से मैं लेके आया हूँ, 2 क्वेश्चन। कुंदन वेरी गुड, देखते हैं
आई जस्ट होप इसमें कोई गलत तो नहीं करेगा कम से कम। सॉल्व करने में किए बिना सॉल्व नहीं करना। ये बोर्ड्स में भी क्वेश्चन दूं मुश्किल से मैं, बोर्ड्स के लायक से ज्यादा का बेटर क्वेश्चन थोड़े है ये। बोर्ड्स या एआईटीज में भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे मुश्किल ही है। सो भी 10⁻⁻9 है, वो सारे वो पावर और हटा दो एक साथ। 10⁻⁻9 है। शुभांगी बिल्कुल सही, देखते हैं मेजोरिटी का वही आंसर आ रहा है अभी। बट ये जो गलत कर रहे हो ना, सिर्फ कैलकुलेशन में गलतियां हो रही है, नहीं होनी चाहिए थी वैसे। सो भी 10⁻⁻9 है, वो तो आपको दिख रहा होगा कि मल्टीप्लाई वाला बाहर कर देंगे सीधा सीधा। मैं इसमें बेवजह का सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत लिख भी रहा हूँ मैं। सिंपल सा क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालना ही पड़ेगा। यहां तक तो जाना ही पड़ेगा आपको। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो आप निकाल लो खुद से। काफी लोगों ने रिप्लाई दिया है बट स्टिल वांटेड मोर। क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं निकल रहा है अगर, तो दिक्कत है। आई जे के बी क्रॉस बी 4 6 3, बी वाला में कितना है 3 4 -3। सिर्फ इसका सॉल्यूशन ही अपने को निकल रहा है -18। सिंपल क्या होगा, -18 -12 माइनस जे कैप -12 -9 प्लस के कैप 16 -18 कितना हो गया -30 आई कैप प्लस 21 जे कैप प्लस -2 के कैप इंटू 10⁻⁹ तो है ही। अब बोलो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल सही शुभांगी। पोल क्लोज कर रहा हूं मैं इसमें। निकिता राज, चलिए निकिता, इसमें कोई दिक्कत है क्या सबको? ये भी जेई 2020 का ही क्वेश्चन है, ये भी जेई 2020 का ही क्वेश्चन है। और मैं कह रहा हूं आपको कि आपको अपने आप को सिर्फ पेशेंट रखना है। मैं सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, इस साल आए गए सारे क्वेश्चन जेई के मैं उठा के लेके आया हूं इस चैप्टर के, ठीक है? तो मैं इस चैप्टर का पूरा एनालिसिस कर रहा हूं कि चैप्टर का पूरा एनालिसिस क्या है। ये क्वेश्चन बोर्ड्स के लायक भी नहीं है, ठीक है? ये कहना चाह रहा हूँ। खैर, और आप सबसे बन सकता है क्वेश्चन, नहीं बन रहा है तो सिर्फ आप आलस दिखा रहे हो, सुबह सुबह नींद में हो, या आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। चलो, मैग्नेटिक फील्ड के भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं हर साल, वो भी आ गए हैं। ये बता दो मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये इन सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा सोचो क्वेश्चन में, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, हेक्सागोनल कॉइल दिया गया है, और क्वेश्चन में सॉल्व भी नहीं करना है। सबसे अच्छी बात, क्वेश्चन में ये साइड में आपको नहीं दिख रहा हो अगर, तो मैं बता देता हूं कि μ0I/π के टर्म्स में आंसर लिखना है। μ0I/π ये यूनिट लेना है, कितना टाइम्स ये होगा ये निकालना है। शुभांगी, नीट में एक्चुअली इससे इजी रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सिंपल सी बात, कि आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप सारे बना लोगे टॉपिक्स, ठीक है? आपके मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फेयर नहीं होने चाहिए, सारे टॉपिक्स रिवाइज होने चाहिए। छोटा पिच है, लोग भूल जाते हैं। सर जेई में 2-2 क्वेश्चन आ गए उससे, मैं बता रहा हूँ जनरली लोग पिच भूल जाते हैं।
लेकिन क्या वो भूलने वाला टॉपिक था? एनसीईआरटी में भी पिच नहीं दिया है ठीक से, बहुत एक लाइन में दे दिया गया। ये क्वेश्चन तो ऐसा है जो आप बहुत किए हो, मुझे लगता है आपसे बनना चाहिए किसी हालत में। सॉल्व करो सब लोग। रेगुलर हेक्सागोन है, को पता है रेगुलर हेक्सागोन कितने वायर से बनेगा, क्या बनेगा? एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक डेरिवेटिव फॉर्मूला है। बस हार्डली 2 क्वेश्चन बच रहे हैं, मुझे कहूत भी कराना है, तो जल्दी। नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिज्म मैटर शुरू करेंगे, 3 लेक्चर, चैप्टर खत्म। शिवांगी देखते हैं, निकिता देखते हैं, श्रेया देखते हैं। सबका आंसर सेम ही आ रहा है। मैं पोल लॉन्च करता हूँ ना, रिप्लाई कर दो मुझे, क्लियर कट दिखेगा अब क्या। जो कहना चाहता हूँ आंसर अदिति बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है सबका आंसर एक ही आ रहा है, सही है। सब पोल पे रिप्लाई कर दो, बेटर होगा। मुझे सिर्फ एक वायर की वजह से फील्ड निकाल लो। इस तरह के केस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को, एक वायर की वजह से फील्ड निकालो। स्ट्रेट फाइनाइट वायर की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था? आज हम लोग क्लास को वर्स्ट क्वेश्चन से एंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन और भी बुरे लेवल का होगा, बट स्टिल जेई 2020 का। शिवानी देखिए, शिवानी एक बार चेक कर लीजिए ना, फिर से दोबारा चेक कर लीजिएगा शिवानी। अब्बा! किसी का आवाज अब्बा! देखो, खुद डांट सुन रहे होगे, हम लोग भी सुन लेंगे, अच्छा लगेगा क्या? मुझे इस क्वेश्चन से सिर्फ ये चाहिए, स्ट्रेट वायर है एक, और उसके वजह से सेंटर पे मेरे को फील्ड चाहिए। इस क्वेश्चन के फिगर में जितना इंफॉर्मेशन दिया गया ना, मुझे डाउट है कि एग्जाम में इतना इंफॉर्मेशन दिया गया होगा। मुझे रियल डाउट है कि एग्जाम में इतना इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया होगा, बिकॉज अगर इतना ही फिगर, रेगुलर हेक्सागोन कह देने का मतलब ये था कि हर एक साइड जो है 360 डिग्री का पूरा साइकिल है, तो हर एक जो साइकिल है वो कितने डिग्री का बन रहा होगा? 60 डिग्री का। ठीक है, ये जो एंगल लेंथ शो किया गया ना, ये करना ही नहीं चाहिए था। ये शुभांगी कितना, देखो शुभांगी, बड़ी सिंपल सी बात मैं बताता हूँ, जेई के पेपर में कितना भी टाइम दे दिया जाए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कट ऑफ में 5 नंबर का भी डिफरेंस नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन और एग्जाम के प्रेशर में फर्क होता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आया है ना इस बार, वो टफ तभी है, वो इजी तभी है जब आपके बेसिक्स स्ट्रांग है। अगर आपने एक एंगल से एंट्री वाले क्वेश्चन 50 किए हुए मैग्नेटिक फील्ड में, और आपको बेसिक पिच नहीं पता, तो आप बड़े क्वेश्चन तो बना सकते हो, ये नहीं बनेगा आपसे, लॉजिक ही नहीं लगेगा। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन इजी तभी है जब आपके बेसिक स्ट्रांग है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं एज अ टीचर जो बेसिक्स पे फोकस करता हूँ, बेसिक्स क्लियर है तो 90% क्वेश्चन आपके रेंज में है। अगर आपके सिर्फ हिंट्स और शॉर्ट ट्रिक्स आपको आते हैं तो मात्र 10% क्वेश्चन आपके रीच में है। ठीक है, okay? अब ये 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों साइड सिमिलर ही होगा, तो ये दोनों एंगल भी सिमिलर ही होगा, तो ये पूरी तरीके से कैसा बन जा रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जा रहा है।
ये मुझे डाउट है कि एग्जाम में 10 सेंटीमीटर लिखा गया होगा। आई डोंट थिंक लिखा कोई नहीं लिखा होगा ये। ठीक है, पोल का रिजल्ट शेयर कर देता हूं आपको। पोल का जो रिजल्ट है वो कहता है मेजॉरिटी लोग कह रहे हैं कि इसका आंसर ए होगा। ठीक है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, और जिसे नहीं बनाया वो बड़ी सिंपल सी बात है कि बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी रिवीजन नहीं कर रहे हैं। मुझे इस बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से मुझे फील्ड निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला आपने को पता होना चाहिए, 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री होगा। अब तो सिंपल फॉर्मूला बना चाहिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है? म्यू नॉट आई बाई पाई 4 आर रहने देते हैं, अलग रखते हैं, 4 इंटू आर कितना आ रहा है? अब आर इंपॉर्टेंट है, ये 10 है, ठीक है, और ये 5 है। ये 10 है और ये 5 है, गौर से देखो। तो ये आर कैसे निकलेगा? तो अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 75 हो जाएगा, यानी 5 रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 आर 5 रूट 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, साइन 30 प्लस साइन 30 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 1। बिल्कुल सही है सुभागी, 10 cos 30 भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? साइन 30 प्लस साइन 30 कितना हो जाएगा? 1 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 50। क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? तो अपने पास म्यू नॉट आई बाई पाई को अलग ले लेते हैं। अगर म्यू नॉट आई बाई पाई को अगर अलग ले लेते हैं, म्यू नॉट आई बाई पाई अलग ले लेते हैं, सॉल्व करके क्या बचा अपने पास? 50 बाई 20 रूट 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ये बचा क्या? 20 रूट 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या बचा अपने पास? इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 टू द पावर 2 ऊपर लेके गया, ये कितना हो गया? कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 250 बाई रूट 3, यानी कितना? म्यूनट बाई के ले लेते हैं, तो कितना आ गया? 250 बाई रूट 3 इंटू टोटल कितना टाइम्स हो जाएगा? 6। क्लियर है? 6 हो जाएगा तो के टाइम्स 6 क्या हो सकता है? 2 इंटू रूट 3, तो कितना हो जाएगा? के इंटू 500 रूट 3। क्लियर है क्या? 250 बाई रूट 3 इंटू 6 है, 6 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू रूट 2 इंटू 3। क्लियर है क्या? ये एक की वजह से आपको आया, कंफ्यूजन है तो बताओ। मैं सिंपल से कह रहा हूं, एक वायर की वजह से निकालो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो उसको। क्लियर है? और कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है। तो कितना आंसर होगा? 500 रूट 3। कुछ लोगों ने 250 रूट 3 भी लगाया था, वो कंफ्यूजन इसीलिए होगा कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। ठीक है, एक की वजह से निकालो, फिर 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है क्या सबको? शुड वी मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे? देखते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, सब लोग ध्यान से देखिए, कोई खास ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी की लैकिंग है मैं बता देता हूं। 2 एम्पियर है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है रेडियस, ये 90 डिग्री है और ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री है। चलो जल्दी से, मुझे इसका आंसर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मुझे जल्दी आंसर चाहिए इसका। पोल लॉन्च कर रहा हूं। B1 बाई B2 निकालना है आपको। याद रखिएगा, तीन बड़ा वाला जो है वो बड़ा वाला की वजह से B1 होगा और छोटे वाले की वजह से B2 होगा। एंड इसके बाद कहूँ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये भी इस साल का ही क्वेश्चन है, करंट सब में सेम ही है। B1 बाई B2 पूछ रहा है। वेरी गुड, गॉट फर्स्ट रिस्पॉन्स। हमने इस तरह के दुनिया भर के क्वेश्चंस किए हैं क्लास में। गॉट 3 रिप्लाईज, चलिए।
याद रखिए, मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म एग्जाम में अगर आ रहा है तो आपको टाइम सेव करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन गलत तो नहीं करना है। तो अगर टाइम ज्यादा लग के भी सही हो तो कोई दिक्कत नहीं। सब लोग दोनों में करंट सेम है। इसकी आवाज अनम्यूट रह गया। ये सब सॉल्व करिए। थीटा आर्क है, पूरा सर्कल नहीं है। और 60 याद रखिएगा, ये गलती कर, 60 नहीं है, ये 300 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री का पोर्शन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे एक गलती आप कर सकते हो, यहाँ पे आप एक गलती कर सकते हो जब आप एंगल लेने में गलती कर जाओ। याद रखिएगा, आप एंगल लेने में गलती कर सकते हो कि आप उस पोर्शन को देख रहे हैं, एंगल देख रहे हैं जो पोर्शन एक्चुअली में है ही नहीं। पोर्शन जो है वो तो, अगर 60 डिग्री का पोर्शन नहीं है आर्क में, तो 60 डिग्री नहीं है, उसके अलावा कितना है, 300 डिग्री है, तो 5/6 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी तरीके से 90 डिग्री का पोर्शन नहीं है तो आपको R12 लेना पड़ेगा, इनटू आपको 270/360 लेना पड़ेगा। यानी आप कह सकते हो कि μ0I/4 इंटू 3/4, 3μ0I/16, 3μ0I/16। सब लोग कई लोगों के आंसर आ चुके हैं, कई लोगों ने आंसर का सी दिया है, किसी ने डी दिया है, अभी भी स्टिल। और यही क्वेश्चन है एग्जैक्टली। अगर ऑप्शन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है स्टेटमेंट वगैरह में, लेकिन क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन का लॉजिक बहुत ही क्लियर है। इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है ना, कि कौन सा पार्ट्स की वजह से फील्ड निकालना है। तो आर्क आप 60 डिग्री देख के ना कंफ्यूज जाते हो, 60 डिग्री को लेना है क्या? नहीं, आपको 300 डिग्री लेना है। 300/360 लेना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, 5/36। क्लियर है भाई? 2R1, R1 कितना है? 3 सेंटीमीटर। दूसरे की वजह से 2 × 2 / 270 × 360 कितना हो जाएगा? 3/4। तो μ0I/3/16 रेशियो लीजिए। रेशियो सी आ रहा है क्या? B1/B2। सब लोग क्या आ रहा है? B1/B2। अगेन क्वेश्चन B1/B2 सॉल्व कीजिए। 5/36 इंटू 16/3। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है कि 2 एम्पियर 90 डिग्री है। सबको यही आ रहा है क्या? सब लोग देखो।
कितना आया आंसर अनिकेत? 20 by 27। शुभांगी बिल्कुल सही, मेरा भी यही आ रहा है। इट्स ये हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो आपका 20 by 27 आ रहा है, ठीक है। अब ये आपको लग रहा होगा ये ऐसा क्यों आ रहा है, तो मैं बताता हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो सही आया है। क्या हो सकता है कि जो सर्कुलर आर्क दिया गया उसमें एक दूसरे वाले का एंगल रिवर्स होगा। एक का होगा 90 होगा, दूसरे का 60 होगा, अपोजिट होगा, वाइस वर्सा हो सकता है। क्लियर है? इसी वजह से एक्चुअली जो क्वेश्चन अभी आया है, रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आंसर 20 by 27 आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन मुझे लगता है कि ये इस सब में ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन सही होगा और उसके हिसाब से आंसर होगा। तो बेसिक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या? 0.74 तो नहीं लिख सकते, मतलब उस तरह से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो 20 by 27 आ रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ऑप्शन मैच नहीं करने के पीछे बहुत ही स्ट्रेट रीजन हो सकता है हमारा, कि हो सकता है कि क्वेश्चन में ऑप्शन जो बच्चे ने दिया है वो गलत दिया होगा। 3/4 होगा। कैसे शुभांगी? सॉरी सुरभि, 3/4। सुरभि सेइंग कि 3/4। सुरभि आप ले रहे हो एब्सोल्यूट ले रहे हो क्या? आप कह रहे हो कि 0.74 है। सुरभि, व्हाट सुरभि इज सेइंग कि सर 0.74 है, ठीक है, और आंसर जो है वो 0.75 है, ठीक है। तो हमारे लिए क्लोजेस्ट आंसर कितना है? 3/4। सही बात है, लॉजिक लगा सकते हैं, बट आई स्टिल फील कि क्वेश्चन मिसप्रिंट, ठीक है। ऑप्शन तो मैच कर गया, पर ये सब क्वेश्चन जनरली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट स्टिल हमारे पास क्वेश्चन क्लियर है, सॉल्व है। 20 by 27 इज द करेक्ट आंसर बाय एनी मींस। सबको क्लियर है क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सबको क्लियर है कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, दोनों फील्ड निकाले? फील्ड में इस क्वेश्चन की खासियत जो है वो 300 डिग्री और 270 डिग्री है, ठीक है। इस क्वेश्चन में और कुछ खास नहीं है, बाकी जैसा भी वो क्वेश्चन सॉल्व है, ठीक है। खैर चलिए, सो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं और आज का कहूत शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। सबके पास कहूत ऐप होना चाहिए। आज हम लोग कहूत थोड़ा सा बड़ा है, जो भी लोग बीच में क्विट करना चाहेंगे वो क्विट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी अगली क्लास भी है, ठीक है। 10 से 15 मिनट का कहूत होगा, मैं बिल्कुल कम टाइम दूंगा क्वेश्चन में, बहुत छोटे टाइम दूंगा क्वेश्चन में, बहुत शॉर्ट कहूत होगा। क्लियर है? तो देखते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सब लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा। दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन कहूत, वो कहूत पार्ट जैसे क्लास इज ओवर, ठीक है। मैं क्लास को ओवर कर दे रहा हूँ, आई एम जस्ट स्टॉपिंग टू रिकॉर्ड।